रात होने तक कई बार उसने घर जाने की इजाजत चाही, लेकिन उसे बताया गया कि जो लोग अंदर आ चुके थे अब हड़ताल खत्म होने तक बाहर नहीं जा सकते थे और उनके खाने पीने और सोने जागने का बंदोबस्त अंदर ही कर दिया गया था। इसके अलावा उसको यकीन दिलाया गया कि वो जो हड़ताल में शामिल नहीं थे मालिकान की नजर में ऊंची हैसियत रखते थे। चुनांचे उनके घर वालों की देखभाल का जिम्मा मालिकान के सर था और इसका खातिर ख्वाह इंतजाम कर दिया गया था। लेकिन आयशा बीमार थी और वो उसके पास जाना चाहता था, क्योंकि 2 रोज पहले वो डॉक्टर से उसकी दवाई लेकर आया था जो वो खुद ब खुद कभी ना पीती थी, और अलावा और सब बातों के उसे अपनी बीवी से मोहब्बत थी। 2 एक बार उसने आप से आप बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन गेट बंद था और उस पर पुलिस के सिपाही तैनात किए गए थे, जिन्होंने उसे वापस भेज दिया। अब रात पड़ रही थी और वो मायूस हो चुका था और अपनी कम अक्ली पर पछता रहा था। इसके बरक्स उसे इस बात का भी इल्म था कि अगर उस वक्त वो बाहर ही रह जाता तो उसे जबरदस्ती पकड़कर भूख हड़ताल करने वालों की टोली में बिठा दिया जाता और वो 2 एक रोज में ही मर जाता। फैक्ट्री को बहरहाल हड़तालियों की हिम्मत पस्त करने की खातिर चलते रहना था। अब रात पड़ चुकी थी और कुल 17 आदमी फैक्ट्री को जा रहे थे। 3 इंजीनियर, 5 फोरमैन, 4 सुपरवाइजर, 2 फिटर और 3 मजदूर। इंजीनियर और फोरमैन तो मजदूर यूनियन में शामिल न थे, चुनांचे बड़े साफ जमीर के साथ काम कर रहे थे कि ये उनकी ड्यूटी थी। बाकी सुपरवाइजर और फिटर और मजदूर उन लोगों में से थे जिन्होंने अपनी मर्जी से यूनियन का साथ छोड़कर फैक्ट्री में काम करने को चुना था। अली की ड्यूटी मिल हाउस में थी। यहाँ पर 2 मिलें थी। एक मिल में पत्थर पीसा जाता था, दूसरी मिल में वही पिसा हुआ पत्थर जलाए जाने के बाद जब क्लंकर बनता था तो पीस कर सीमेंट बनाया जाता था। दोनों मिलें सिर्फ पीसने का काम करती थीं। जलाने के लिए एक अलग प्लांट था जो कलन कहलाता था। मिल हाउस में अमूमन 5 आदमी एक वक्त में काम करते थे, मगर उस वक्त सिर्फ 2 आदमी थे। एक फोरमैन था जो भाग दौड़ कर मिलों को चला रहा था, और अली था जो उनके बियरिंग का तेल वगैरह देख रहा था और छोटे छोटे पंपों को जिनके जरिए पिसा हुआ माल अगली मंजिल तक पंप किया जाता था चला रहा था। काम बराए नाम ही था, क्योंकि तकरीबन सारी मशीनरी खुद ब खुद चलने वाली थी, सिर्फ निगरानी की जरूरत थी। इसके अलावा फोरमैन का काम भी अक्सर अली को ही करना पड़ रहा था, क्योंकि फोरमैन के पास चंद एक दूसरे प्लांटों का छोटा मोटा काम भी था। अली इस काम से बखूबी वाकिफ था और आसानी से सरंजाम दे रहा था। 1 घंटे से उसका फोरमैन गायब था और वो दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ा जागते रहने की कोशिश कर रहा था। रात आधी के करीब हो चली थी, लेकिन लू अभी तक चलनी बंद न हुई थी और पसीना पानी की तरह निकल रहा था। मिलें मुस्तकिल चल रही थीं और उनकी गड़गड़ाहट में कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। भारी मशीनरी की गड़गड़ाहट जो पहले पहल आने वाले के दिल में जोश और बदन में चुस्ती पैदा करती है, वक्त के गुजरने के साथ साथ भारी नींद और उदास और कड़ी यकसानियत में तब्दील हो जाती है। जागने की कोशिश में वो सर उठाकर बिजली की रोशनियों को देखने लगा। उसके सामने दूरों नजदीक इक्का दुक्का जाने पहचाने लोग मसनूई जोश और फुर्ती के साथ इधर उधर गुजर रहे थे। उन सब के चेहरे ज्यादा देर तक काम करते रहने की वजह से तमतमाए हुए थे और वो ऊंची आसाबी आवाजों में बातें कर रहे थे। बरसों की पुरानी जानी पहचानी फैक्ट्री आज एक अजीब व गरीब अनोखी दुनिया में तब्दील हो चुकी थी। एक नौजवान इंजीनियर क्रेन को चला रहा था। क्रेन जिसको अमूमन अली का एक साथी चलाया करता था, जिसको वो अक्सर विसल मार मार कर मिलों में माल डालने की हिदायत दिया करता था। नौजवान इंजीनियर को क्रेन चलाने का मामूली तजर्बा था, चुनांचे उसे इसमें काफी दिक्कत पेश आ रही थी और अली के उसे नापसंद करता था, यह देखकर अजीब सी तमानियत महसूस कर रहा था। इसी तमानियत के एहसास को मुकम्मल करने के लिए अली अब तक 3-4 बार जाकर मुंह में उंगलियां डालकर सीटियां बजा बजा कर और बाजू हवा में लहरा लहरा कर उसको मिलों में माल डालने की हिदायत दे चुका था। एक बार क्रेन के शीशे में से इंजीनियर का गजबनाक चेहरा देखकर वो जब्त न कर सका और भागता हुआ अपनी जगह पर आकर हंसी के मारे दोहरा हो गया। एक इंजीनियर और 2 फोरमैन कलन यानी भट्टी को चला रहे थे। कोयला जो कि कलन में जलाया जाता था कहीं से बाहर निकल निकल कर उड़ रहा था और तीनों कलन चलाने वाले सर से पांव तक काले हो रहे थे। 2 घंटे हुए उसी कलन के प्लेटफॉर्म पर जमा होकर उन सब ने रात का खाना खाया था, जो कैंटीन से पक कर आया था और सूजी के तरबतर हलवे और भुने हुए गोश्त पर मुश्तमिल था। उस खाने में सारे सुपरवाइजर, फोरमैन, इंजीनियर और अली के अलावा चीफ इंजीनियर
और मिल का मालिक भी आकर शामिल हुए थे और उनके साथ ऐसी बातें कर रहे थे जैसे पुराने दोस्तों के साथ की जाती हैं। 2-4 लुकमे लेने के बाद मिल के मालिक ने बेतकल्लुफी से अली के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, शाबाश नौजवान, तुम हेड फिटर की आसामी के काबिल हो। क्या नाम है तुम्हारा? जिंदगी में पहली बार अली से मिल के मालिक ने बात की थी। उसके सारे बदन में अजीब सी सनसनी दौड़ गई और अगले चंद घंटों के लिए वो अपनी बीवी को कतई तौर पर भूल गया। उसके बाद मालिक ने दुबले पतले मदकूब चेहरे वाले सुपरवाइजर सलीम से उसका नाम पूछा और उसे बताया कि उसने आज सबसे ज्यादा काम किया था और ये कि उसे तो जनरल फोरमैन होना चाहिए था। मालिक की तरफ से इतना साफ इशारा तरक्की मिलने के सिलसिले में काफी से ज्यादा था। खुश आइंद ख्यालात के अचानक रश की वजह से सलीम शर्मा कर हंसा और जल्दी जल्दी हलवा खाने लगा और जनरल फोरमैन का मुंह लटक गया और उसकी जबान पर पड़ा हुआ हलवा सबको नजर आने लगा, जिस पर अंग्रेज इंजीनियर ने नजरें फेरकर बुरा सा मुंह बनाया। इसके बाद जल्द ही मालिक और चीफ इंजीनियर ने बड़ी अपनायत के साथ उन्हें बताया कि वो यूनियन के लीडरों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही कोई फैसला हो जाएगा। जाते जाते मालिक ने रुककर 50वीं बार दोहराया, धुआं निकलता रहे, शाबाश, धुआं बंद न हो। उनके जाने के बाद बाकियों ने आपस में बिल्कुल पुराने साथियों की तरह बातें की, एक दूसरे को काम के मुतालिक हिदायत दी और अपनी जगह वापस जाने से पेशतर हंसी मजाक भी किया। जब वो मिल हाउस की तरफ वापस आ रहा था तो अली का दिल उन सब फोरमैनों और इंजीनियरों की तरफ से जिनसे वो हमेशा नफरत करता आया था, मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था और मिल के मालिक के लिए तो उसके दिल में ऐसे मोहब्बत के जज्बात मौजूद थे कि अगर मौका होता तो वो बेसोचे समझे उस पर फिदा हो जाता। अपनी जगह पर पहुंचकर उसने सारी मिलों का चक्कर लगाया और दिल में हड़तालियों को कोसता और उनकी नाकामी की दुआएं मांगता रहा। लेकिन अब रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी और वो इस सारे किस्से से उकताता जा रहा था। सामने वही समा था, फुर्ती से आते जाते हुए इक्का दुक्का लोग जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट को जा रहे थे। बीच बीच में पुलिस के सिपाही जो मुंह उठाए गश्त कर रहे थे, तेजी से कार पर गुजरता हुआ चीफ इंजीनियर, वो लोग जिन्होंने कभी ये छोटे छोटे मगर बहुत अहम हाथ से करने वाले काम न किए थे, अब कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो करता आया था। वो लोग जो कभी रातों को फैक्ट्री में ना आए थे, जो इतने बईद, इतने ऊंचे, इतने अजीम नजर आते थे, अब उसके साथ मिलजुल कर काम कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, खाना खा रहे थे, उसकी सीटी की आवाज पर चौंक उठते थे और उसकी हिदायत पर अमल कर रहे थे। शुरू रात में ये सब बातें उसे बड़ी सनसनीखेज मालूम हुई थी। यह बिल्कुल नया तजुर्बा था। फैक्ट्री पर एक बेहद अनोखा, अजीबोगरीब, तहलका खेज समा तारी था, जैसे मेलों पर जाने वाली रात हुआ करता है। मसनूई फिलवक्ती खुशी और जोशो खरोश का मिलजुल कर उठने बैठने का, शादी ब्याहों वाली रातों का, एक अजीम और वसी भाईचारे का वो कुल 13 आदमी थे। शुरू में जिन मशीनों के दरमियान अकेले फिरते हुए उसे अजीम मिल्कियत, खुद मुख्तारी और कुव्वत का एहसास हुआ था, रात के बढ़ने के साथ साथ उन्हीं देव हैकल गड़गड़ाती मशीनों के दरमियान खड़े खड़े उसी शिद्दत के साथ वो एहसास खौफनाक खोखली तन्हाई और बेचैनी में तब्दील हो गया। चलती हुई मशीनों और इंसानों की बाहमी रफाकत की अजीब कहानी है। जब वो पहले पहल उनके दरमियान पहुंचता है तो उसकी सारी कुव्वतें कहीं दब जाती हैं, सिवाय कुव्वत समात के जो अकेली उनकी मुहिब गड़गड़ाहट को जज्ब करती है और इंसान की अपनी आवाज को कहीं दूर गुम कर देती है। इस चैलेंज को कबूल करके इंसान जिबिली तौर पर मशीनों के मुकाबले में अपनी बरतरी को साबित करने के लिए या कम अज कम उनकी बराबरी करने के लिए जोशो खरोश से काम शुरू कर देता है। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उसे मशीनों की मादी बरतरी का एहसास होने लगता है, उनकी मादी बरतरी का और उनकी सर्द बेहिसी और उनकी पागल कर देने वाली यकसानियत का और उनकी पाबंदी वक्त का और उनकी इंसान दुश्मनी का और उनकी पैदावारी कुव्वत का और उनकी लाताल्लुकी और उनकी कमीनगी का। और इन सारे इंकशाफात में से मशीनें एक बरतर दुश्मन की शक्ल में नमूदार होती हैं। इस नई आसियत में से एक नया एहसास शिकस्त, एक नया एहसास तन्हाई जन्म लेता है और इंसान की अपनी अंदरूनी गुमशुदा आवाज उभरना शुरू होती है और उठती उठती इतनी बुलंद हो जाती है कि सारी मशीनों की आवाज को दबा देती है और इंसान को यकलख्त खौफजदा कर देती है। दरवाजे के साथ खड़े खड़े अली ने आंखें बंद करके सोचा कि इस सारी दुनिया में उसका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा, कि वो दूर दूर तक भुला दिया गया है। सब ठीक है, उसने घबराकर आंखें खोल दी। सब ठीक है, उसने मेकान की तौर पर दोहराया।
शाबाश, फोरमैन ने कहा। उस्ताद, मैं जरा थोड़ी देर के लिए कैंटीन चाय पिया हूं। फोरमैन ने उसे बखुशी जाने की इजाजत दे दी। मिल हाउस से निकलकर वो 400 फुट लंबी कलन के साथ साथ चलने लगा। मैदान के वसत में बिजली का फोरमैन हाथ पीछे बांधे खड़ा अहमकों की तरह मुंह उठाकर बिजली की रोशनियों को तक रहा था। एक सुपरवाइजर भागता हुआ उसके पास से गुजरा। एक कुत्ता आगे बढ़कर अली के पांव में लौटने लगा, फिर वो दमबखुद खड़ा रह गया। चारों तरफ भाग दौड़ मच गई। कलन रुक गया था। चिमनी से धुआं निकलना बंद हो चुका था। धुआं, जो बाहर वालों के लिए फैक्ट्री की जिंदगी का वाहिद निशान था, उस एक धुएं को जारी रखने के लिए ये सारी कोशिशें की गई थी और अब वो थम चुका था। कलन के गर्म तरीन हिस्से के ऐन नीचे बिजली की मोटर, जो कलन को घुमाती थी, रुक गई थी। दो फोरमैन और दो सुपरवाइजर औजार उठाए भागते हुए मोटर के प्लेटफॉर्म पर चढ़े और पिछले पांव नीचे उतर आए। वहां पर खड़ा ना हुआ जा सकता था। उस जगह पर कलन के अंदर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। बाहर आखिर मई के दिन थे। चंद सेकंड तक वो चारों नीचे खड़े खाली खाली नजरों से मुर्दा कलन को देखते रहे। फिर चीफ इंजीनियर की कार आंधी की तरह आकर उनके पास रुकी। उसमें से कार के मालिक के साथ साथ मिल का मालिक भी नमूदार हुआ। चीफ इंजीनियर ने एक लम्हे के लिए रुककर गुस्सैली नजरों से चारों कारीगरों को देखा और मोटर की तरफ बढ़ा। उसके पीछे चारों कारीगर सीढ़ियां चढ़ गए। जल्द जल्द मुआयना करके चीफ इंजीनियर अपनी जबान में गालियां बड़बड़ाता हुआ नीचे उतर आया। मामूली सा नुक्स था, उसने मालिक को बताया। चंद मिनटों का काम था, लेकिन वहां पर कयामत की गर्मी थी। दोनों ने कार के पास खड़े होकर चारों कारीगरों पर नजर दौड़ाई। चीफ इंजीनियर ने जेरे लब गाली दी। जब मालिक की निगाह सलीम पर से गुजरी तो उसने झपट कर फोरमैन से औजार ले लिए और मोटर के पास जा पहुंचा। उसके पीछे पीछे तीनों आदमी भी वहां पहुंच गए। अब सलीम तेज तेज औजार चला रहा था और फैक्ट्री का मालिक पेशानी से पसीना पोंछता हुआ बार बार चिमनी की तरफ देखता जा रहा था। सलीम के सर पर बला की तपिश थी और उसकी जिल्द जल चुकी थी। पसीना निकलना बंद हो चुका था। फोरमैन उसके सर पर खड़े उसे मुख्तलिफ हिदायतें देते और एक एक करके औजार पकड़ाते जा रहे थे। मालिक की नजरों और कलन की तपिश के नीचे सलीम के हाथ मशीन की तरह चल रहे थे और सांस धौंकनी की तरह रवां था। मालिक सोच रहा था कि कलन का धुआं बंद होते देखकर यूनियन वालों ने सुलह की गुफ्तशुनीद मुनक़ता कर दी थी। दोबारा धुआं निकलने लगे तो शायद उनकी हिम्मतें पस्त हो जाएं और वो फिर से उसे जारी कर दें। उसने एक सुपरवाइजर को सन की बोरी भिगोकर लाने के लिए दौड़ा दिया था, ताकि वो काम करने वाले शख्स के सर पर रख दी जाए, जिससे कुछ बचाव हो सके। जब वो सुपरवाइजर गीली बोरी लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा था तो सलीम ने अचानक रुककर पेट पर हाथ रखा और जमीन से जा लगा। उसे उठाकर नीचे लाया गया और चीफ इंजीनियर मुस्तकिल गालियां बड़बड़ाता हुआ अपनी कार में डालकर उसे फैक्ट्री की डिस्पेंसरी की तरफ ले गया। उसकी जगह एक फोरमैन ने ले ली और चंद मिनट के अंदर अंदर काम खत्म करके कलन चला दिया गया। मालिक ने इत्मीनान का लंबा सांस लिया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वहीं खड़े खड़े उसने उन तीनों के कंधों पर खुशी के धप रसीद किए और उन्हें मुबारकबाद देता और हंसता हुआ बाहर चला गया। कलन के पियर की ओट में खड़े खड़े अली ने सलीम को, जब वो उसे कार में लाद रहे थे, साफ तौर पर मरते हुए देखा और कैंटीन की तरफ चल पड़ा। कैंटीन में वो देर तक आगे रखी हुई चाय को पीने का इरादा करता रहा, फिर उसे उसी तरह छोड़कर चला आया। गेट की जानिब से हड़तालियों के हल्के हल्के नारों की आवाजें आ रही थी। मिट्टी का आसमान साफ और रोशन था और चिमनी का धुआं चांद के सामने से गुजर रहा था। उसने चीफ इंजीनियर की कार को आकर रुकते, फैक्ट्री के मालिक को निकलकर कलन प्लेटफॉर्म पर चढ़ते, कलन चलाते हुए फोरमैनों और इंजीनियरों से 2 मिनट बातें करते और फिर उनकी पीठ ठोककर कहकहा लगाते और जाते हुए देखा और वहीं खड़ा रहा। सामने कलन की मोटर थी, जिसको बतरीके एहसन ठीक कर दिया गया था और जो अब बखूबी चल रही थी। उसे ठीक करने वाले फोरमैन फख्र से अकड़ अकड़ कर मालिक से बातें कर रहे थे और मालिक उनकी कामयाबी पर तमानियत से मुस्कुरा रहा था और धुएं की तरफ देख रहा था। बाकी सारे फोरमैन और इंजीनियर भी धुएं की तरफ देख रहे थे और अपनी मजमूई कामयाबी पर मुकम्मल तौर पर खुश थे। गेट के बाहर हड़ताली भी धुएं की तरफ देख रहे थे और मायूसी से नारे लगा रहे थे। सिर्फ सलीम वहां नहीं था, उसे भुला दिया गया था, वो जो मतकूक होने के बावजूद बड़ा उम्दा कारीगर था। दफतन वहां खड़े खड़े अली के गंवार जहन ने अजीब व गरीब पागल तरीके से काम करना शुरू कर दिया। उसने ऐसा ख्याली मंजर देखा जो इस तरह के गैर तरबियत याफ्ता जहन उम्र भर में एक मर्तबा ही देखते हैं।
उस मंजर में ये सब कुछ शामिल था। बखैर खूबी चलती हुई बिजली की मोटर, बड़ी खामोशी और सफाई के साथ घूमती हुई कलन, शोर मचाकर चलती हुई मिलें, चांद के सामने से गुजरता हुआ चिमनी का धुआं, बार बार पेशानी से पसीना पोंछता और फतहमंदी के कहकहे लगाता हुआ सियाह फाम आदमी, गैर जबान में कोसने देता हुआ सफेद फाम आदमी, फख्र से अकड़ अकड़ कर बातें करते और सफेद दांत निकाल कर हंसते हुए कई आदमी, सर्द, ठोस, लायक और लाताल्लुक मशीनें, सर्द, ठोस, लायक और लाताल्लुक इंसान। उसने मुतलाशी नजरों से चारों तरफ देखा। वो कहाँ था? वो खुद। बड़े वाज़ेह तौर पर उसने देखा कि वो खुद उस मंजर में शामिल न था। उस सारे नक्शे में उसके लिए कोई जगह न थी। मैं इसमें कहाँ हूँ? उसने सोचा। मैं इसमें कहाँ आता हूँ? उसने बुलंद आवाज से कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता गेट की तरफ चल पड़ा। अभी वो गेट से चंद कदम के फासले पर था कि बाहर से शोर उठा। फिर यकलख्त गेट खुल गया और हड़ताली नारे लगाते हुए अंदर दाखिल होना शुरू हुए। जुलूस के आगे आगे फैक्ट्री के मालिक, चीफ इंजीनियर और यूनियन का प्रेसिडेंट चल रहे थे। तीनों के गलों में हार पड़े हुए थे और मजदूर तीनों का नाम ले लेकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अली अपनी मखसूस थकी हुई मुस्तकिल चाल से उनके पास से गुजरता गया। जुलूस के वुस्त में किसी ने तान भरे लहजे में कहा, साइंट टॉडी। एक नफरत आलूद कहकहा बुलंद हुआ। जुलूस के आखिर में किसी ने रुक कर उसके कंधे पर हाथ रखा। साईं, तुम दिल से गरीब हो, पर अब ज्यादा देर तक गरीब नहीं रह सकते। हमारी चंद शरायत मान ली गई हैं। हमारे साथ आओ। हम जानते हैं वो तुम्हें खींच कर अंदर ले गए थे। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। उसने अजनबी लाइल नजरों से मुखातिब को देखकर जेरे लब कहा, मैं इसमें कहाँ आता हूँ, और आगे चल पड़ा। अपने घर के दरवाजे पर उसने मुड़कर एक थकी हुई निगाह फैक्ट्री पर डाली। लोग अपनी अपनी जगहों पर पहुंच चुके थे। चिमनी का धुआं रोशन आसमान पर लंबी सफेद लकीर बनाता हुआ मगरिब की समत जा रहा था। आखिर मई की रात गर्म और पुरसुकूत थी। आम सतह पर जिंदगी जिस तेजी और शिद्दत के साथ अपनी तरफ खींचती है, उसी तेजी और शिद्दत के साथ मायूस भी करती है। जिंदगी एक अजीम और मुसलसल हिर्स है, और हर छोटी बड़ी हिर्स की तरह इंसानों पर खौफनाक पाबंदियां आयद करती है और फिर यकदम अपनी कशिश खो देती है। यही वजह है कि हम जिस आसानी और तेजी से उसकी तरफ माइल होते हैं, उसी आसानी के साथ उसे बुरा भला कहने पर भी तैयार हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बाज लोग अपनी कोशिश से एक बेकार तजर्बे में दाखिल होते हैं और अपनी कोशिश से ही मायूस होकर या महज उकता कर बाहर निकल आते हैं, महज एक दूसरे बेकार तजर्बे में दाखिल होने के लिए। और बाज, जिनकी बहुत बड़ी अक्सरियत है, खामोश रजामंदी के साथ रोज बरोज लम्हा ब लम्हा चले जाते हैं और कभी कभार जब शदीद जहनी और रूहानी कर्ब की वजह से ठिठक जाते हैं, तो ये कहकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात की बदौलत उन्होंने अपनी अक्ल व दानिश में बेश बहा इजाफे किए हैं। हम में से बहुत कम कभी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो गूंगी रजामंदी का रवैया एक बीमारी है जिसने हम सबको अपनी लपेट में ले रखा है, और कि इस बीमारी का नाम है काहिलियत। दूसरे लफ्जों में इसे साफ साफ इंसानी बेअक्ली भी कह सकते हैं। हमारे दूसरे लाहासिल जज्बों की तरह दुनियावी अक्ल दानिश भी बेहद थका देने वाली शय है। रोशन महल का मशरकी हिस्सा, जिसमें कमरे नशिस्त, ख्वाबगाह और एक स्टडी शामिल थी, नईम और अजरा की तहवील में था। रोशन महल के नौकर चाकर ही उनकी खिदमत पर मामूर थे। पार्लियामेंट हाउस से आने के बाद नईम ज्यादातर वक्त स्टडी में गुजारता। अजरा उसके प्रोग्राम में कभी मुखिल न होती थी। पिछले चंद बरस से वो इंतहाई सुकून और कनात के साथ जिंदा थी, और नईम के अलावा रोशन महल और अपने इर्द गिर्द जिंदगी की हर बात में बेहद इन्हिमाक और दिलचस्पी के साथ हिस्सा ले रही थी। इस दौरान में उसे देखने पर आसानी के साथ कहा जा सकता था कि दरमियानी उम्र की यह खूबसूरत सेहतमंद औरत अपने तबके की खासुल खास नुमाइंदा थी, और जिंदगी में उसने मोहब्बत, नेकी और मेहरबानी के अलावा और कुछ नहीं देखा। इस कदर हैरत अंगेज सलाहियत उसमें वक्त के सदमों को बर्दाश्त और नजरअंदाज कर देने की थी। नईम वजारत तालीम में अंडर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था। इस ओहदे पर वो क्यों कर मामूर था, ठीक तौर पर इसका किसी को इल्म न था। बहरहाल ये सब जानते थे कि उसमें रोशन आगा के जाती सियासी रसूख का बड़ा हिस्सा था। दफ्तरी काम का उसे कोई तजर्बा न था, चुनांचे शुरू में काफी मेहनत से उसे काम सीखना पड़ा। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता वो इस काबिल हो गया कि दिन भर का काम वक्त मुकर्ररा के अंदर खत्म कर लेता।
اس سے بہرحال اسے کوئی تمانیت حاصل نہ ہوئی اور اس کام میں وہ اپنے لیے کوئی دلچسپی پیدا نہ کر سکا۔ سب سے زیادہ احساس ناکامی اسے یہ تھا کہ باوجود ہزار کوشش کے اپنی شخصیت میں وہ بھاری بھرکم پن، قناعت، شائستگی، مکاری، خود غرضی اور بے غرضی کا ملا جلا انداز پیدا نہ کر سکا جو عموماً پہلے اور دوسرے درجے کے سرکاری اہلکاروں میں پایا جاتا ہے۔ اب آ کے پہلی مرتبہ شدت کے ساتھ اسے احساس ہوا تھا کہ اول اور آخر وہ کسان تھا اور کسان کا بیٹا تھا، اور اپنے گاؤں اور زمینوں کی طرف لوٹ جانے کی خواہش نے اس کے اندر مستقل خلش کی صورت اختیار کر لی تھی۔ نئی شخصیت کو اپنانے کی کوشش میں اس نے اپنی قدرتی شخصیت بھی کھو دی تھی اور عجیب مضحکہ خیز کردار بن کر رہ گیا تھا۔ اس کا چہرہ سادہ لوح دیہاتیوں کی طرح بے تاثر اور صحت مند تھا، اور آنکھوں سے سوائے بے کسی اور حماقت کے کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا، جیسے عام مویشیوں کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں تیزی سے سفید ہوتے ہوئے سر اور سیدھے مضبوط جسم والے اس شخص کا عمدہ لباس، غیر متوازن چال ڈھال، حماقت زدہ چہرہ اور کام کرنے کا گونگا بے اثر رویہ دیکھنے والے کے دل میں ترحم کے جذبات پیدا کرتا تھا۔ یوں اس کی حالت کچھ ایسی قابل رحم نہ تھی۔ گھر میں سوائے مطالعے کے اسے کوئی کام نہ تھا۔ عمر بھر کا باغبانی کا شوق آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ گو عذرا اب بھی اسی جوش و خروش سے اسے اپنے لگائے ہوئے پودے دکھاتی اور کیاریاں جو اس نے تیار کی ہوتی، اور وہ اس کے ساتھ اسی بے کسی اور وفاداری کے ساتھ پھرتا جس طرح دفتر میں کام کیا کرتا تھا۔ لیکن سارے دن میں اصل فراغت اور آسودگی وہ اس وقت محسوس کرتا جب اپنے مطالعے کے کمرے میں بند ہو کر کتابیں ٹٹولنا شروع کرتا۔ اس کی لائبریری اردو اور انگریزی زبان کی کئی 100 کتابوں پر مشتمل تھی، جس کے بنانے میں اس سے زیادہ عذرا نے دلچسپی لی تھی۔ خود عذرا کو پڑھنے کی نہ فرصت تھی کہ روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں وہ اس درجہ غرق رہتی تھی، نہ دلچسپی۔ لیکن نعیم کی خاطر اس نے اپنے مقررہ وظیفے کی مدد سے، جو اسے روشن آغا کی طرف سے ملتا تھا، ہر قسم کی کتابیں فراہم کی تھی۔ لمبی بیماری کے دوران نعیم کو جو بہت زیادہ سونے کی عادت پڑ چکی تھی، اسے چھٹکارا پانے میں اسے کافی دقت ہوئی۔ اب وہ بہت کم سوتا تھا۔ سرے شام کمرے میں بند ہو کر جو وہ پڑھنا اور تمباکو پینا شروع کرتا تو رات کا کھانا بھی اکثر وہیں کھاتا اور آدھی رات گزرنے پر سونے کے لیے جاتا۔ اس کو اپنے قریب لیٹتا ہوا محسوس کر کے بہت تھوڑی دیر کے لیے عذرا کی آنکھ کھلتی اور ایک خفیف سی باسی خوشی کی لہر اس کے بدن میں دوڑ جاتی، لیکن جلد ہی وہ سو جاتی، کیونکہ جس شخص سے اسے گہری محبت تھی اس کی طرف سے اب وہ مطمئن اور لاپرواہ ہوتی جا رہی تھی۔ بہت کم ایسا ہوتا کہ رات کے اس سمے اس کی نیند اڑ جاتی اور پھر وہ سو نہ سکتی۔ تھوڑی دیر تک تاریکی میں انتظار کرتے رہنے کے بعد وہ ایک سبکی لے کر اس کے ساتھ لپٹ جاتی اور دیر تک جاگتی رہتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سویرے جب عذرا اٹھتی تو نعیم کو مطالعے کی کرسی پر سویا ہوا پاتی۔ جگانے سے پیشتر وہ دیر تک دروازے میں کھڑی محبت، آزردگی اور ہلکے سے غصے اور نفرت کے ساتھ اسے دیکھتی رہتی۔ لیکن نعیم کے لیے جو ڈاکٹر کی طرف سے صبح سویرے لمبی سیر اور خاص قسم کی ورزش کی ہدایات تھی، ان پر وہ سختی سے عمل کرتی۔ الگ صبح سیر پر جانے والوں کو سڑک کے کنارے کنارے نعیم چھڑی کے سہارے آہستہ آہستہ لنگڑا کر چلتا ہوا ملتا۔ اس کا بازو تھامے ساتھ ساتھ اس کی بیوی چل رہی ہوتی اور نیچی آواز میں کوئی بات کرتی جاتی۔ پھر جب روشن محل والوں کے جاگنے کا وقت ہوتا تو وہ اکثر جو منظر سب سے پہلے دیکھتے وہ نعیم کا ہوتا، جو عذرا کی مدد سے مختلف قسم کی ورزشیں بھونڈے پن کے ساتھ کر رہا ہوتا۔ سوائے نجمی کے یہ نظارہ ان میں سے کسی کے لیے کچھ زیادہ خوشکن نہ تھا۔ ان میں سے بعض نے تو اب ارادتاً صبح سویرے مشرقی لون کی طرف دیکھنے سے گریز کرنا شروع کر دیا تھا۔ مطالعے کا شوق نعیم کو ان دنوں ہوا جب وہ بیمار تھا اور کرنے کو اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ قرآن کے علاوہ اس نے بائبل اور گیتا بھی پڑھی۔ پھر وہ تاریخ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ تبدیلی کسی طے شدہ پروگرام کے تحت نہ ہوئی بلکہ بالکل لاشعوری طور پر عمل میں آئی۔ ایک روز لیٹے لیٹے یوں ہی اس کا جی چاہا کہ تاریخ کی کوئی کتاب پڑھے۔ ساتھ ہی اس نے سوچا کہ وہ جو مذہب کا مطالعہ اتنے روز سے کر رہا تھا اس سے اس کو کیا حاصل ہوا تھا۔ اس کا ذہن اور روح جس دکھ میں مبتلا تھے اس میں ذرہ برابر کمی تو واقع نہ ہوئی تھی، اور اتنا سارا وقت اس نے محض بوڑھا ہونے میں ضائع کر دیا تھا۔ نقصان عظیم کا احساس جو مستقل اس کے ساتھ لگا ہوا تھا شدید ہو گیا اور اس نے پچھلی تمام کتابوں کو یکسر محو کر دیا۔
इसी तरह थोड़े थोड़े वक्फे पर वो एक मौजू से मायूस होकर दूसरे की तरफ जाता रहा और पूरी तरह से कुछ भी न पढ़ सका। हिंदुस्तान और बाकी दुनिया की तारीख पढ़ने के बाद उसे साइंस में दिलचस्पी पैदा हुई। उसमें उसे हिसाब, तबीयत और साइंस की ताजा तरीन इजादात ने बहुत मुतासिर किया। कुछ अरसे तक वो इंतहाई इन्हिमाक से आसान जबान में लिखी हुई अंग्रेजी की किताबें पढ़ता रहा, लेकिन साइंस का मजमून दिलचस्प और हैरत अंगेज होने के बावजूद उसे खोखला सा लगा। जितना ज्यादा वो उसे पढ़ता गया उतना ही ज्यादा उलझता गया। साइंस के मुताले ने उसमें एहसास कमतरी पैदा किया और हर नई चीज पढ़ने पर उसे लगता कि जैसे अब तक वो कुछ भी न जानता था और महज उस एक शय के जानने पर अब वो सब कुछ जान गया है। उसके दूसरे दिन ही वो नए सिरे से खला में भटकना शुरू कर देता। हर नए बाब के साथ उसकी बेचैनी और जहनी और रूहानी नादारी का एहसास बढ़ता गया और साथ ही साइंस के मजमून से उसकी गहरी बेजारी में इजाफा होता गया। इसके बावजूद कितने ही अरसे तक वो उसे तर्क करने की कोई शऊरी कोशिश न कर सका, क्योंकि उस मजमून में एक वक्ती दिलचस्पी और आन बान का एहसास था जिससे वो निजात हासिल न कर सका। हर इंसान न चाहने के बावजूद कई एक चीजों में उनकी खालिसतन खुशकुन खुसूसियात के बाइस फंस कर रह जाता है। आखिर एक रोज गैर शऊरी तौर पर, जैसा कि अक्सर होता है, बेहद उकताकर उसने उस मजमून को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। उसके काफी अरसे बाद उसने एक रोज सोचा कि जो कुछ उसने किया या हुआ ऐन मुनासिब था, क्योंकि उसे किसी बात का भी जवाब न मिल सका था कि जो सवालात और उलझने उसके दिलो दिमाग को घेरे हुए थी उनका जवाब वहां पर था ही नहीं, कि साइंस किसी बुनियादी सवाल का जवाब नहीं देती, कि इस तमाम अरसे में जो एक धीमी और मुसलसल आवाज जिद्दी लहजे में पुकारती रही थी, क्यों क्यों क्यों, उसका जवाब वहां नहीं था। किसी हद तक उसका जवाब उसे फलसफे में मिल गया, जिसकी तरफ अब उसने रुजू किया था, या कम अज कम उसने ये समझा कि फलसफा इसका जवाब है। फलसफे की दुनिया ने उसे तेजी से मशहूर किया और वो इब्तिदाई आसान फलसफा पढ़ते पढ़ते हकीकी दकीक जदीद फलसफे तक आ पहुंचा। फलसफा साइंस की तरह दिलचस्प और हैरत अंगेज न था, लेकिन ये गहरा, देरपा और सुकून बख्श मौजू था। साइंस के मुताले के दौरान उसमें जो उजलत का अंदाज पैदा हो गया था अब जाता रहा था। फलसफे का एक सफा पढ़कर उसे कोई ख्वाहिश बाकी न रहती और उसकी तबीयत की उदासी और ठहराव को तकवीत पहुंचती। साइंस के तिलिस्म में जो जकड़े जाने का एहसास था उससे अब वो आजाद हो गया था। बाज दफा वो किताब खोलकर एक सत्र पढ़ता और आंखें बंद करके तंबाकू पीने लगता। वक्ती तौर पर उसे गहरी तमानियत का एहसास होता और उसके दिल में कुछ भी करने की ख्वाहिश बाकी न रहती। थोड़े थोड़े वक्फे पर वो आंखें खोलता और बंद कर लेता और उसे महसूस होता कि जिंदगी में कुछ भी नहीं है, कोई काम, कोई जज्बा, कोई मसरूफियत, कोई इंतजार, कुछ भी नहीं। सिर्फ वो है और उसका तंबाकू का पाइप है और लंबी आरामदेह कुर्सी है और किताबों से भरी हुई अलमारियां हैं और गहरी आसूदगी, अमीक अमन का एहसास है। बिल आखिर उस जगह, उस कमरे में हर चीज का खात्मा है और आजादी है और वो खुशी से सारी उम्र बिता सकता है। कभी कभी वो छड़ी के सहारे चलता हुआ नशिस्त के कमरे में जाकर अजरा के सामने, जो बैठी मोजे बुन रही होती, दीवार की तरह खड़ा हो जाता। अजरा को महसूस होता कि वो उसको यूं देख रहा है जैसे कि वो कोई अहमक हो या कोई बेजान शय हो, जैसे मेज या कुर्सी, या शायद कहीं भी नहीं देख रहा बल्कि सोते में चल रहा है। काफी देर के बाद वो चंद बार आहिस्ता आहिस्ता दोहराता, तुम जानती हो, तुम जानती हो। उसका लहजा हैरतनाक तौर पर उदास, सर्द और पुरसुकून होता। अजरा, जो उसके साथ रहने की आदी हो चुकी थी, मामूली अंदाज में हंसती और कोई बात करने लगती, जिस पर वो उसके पास बैठ जाता या उसकी बात अधूरी छोड़कर वापस चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता फलसफे का असर भी जायल हो गया, जैसे कि तमाम दुनियावी उलूम का असर इंसान की जिंदगी में जल्द या बदेर कभी ना कभी जरूर जायल हो जाता है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वरक गर्दानी करता और खामोशी से बगैर जाने हुए दिलो दिमाग के खाली हो जाने का मातम करता रहता। लेकिन तंबाकू के धुएं और किताबों से भरे हुए उस कमरे से निकलना अब उसके लिए बहुत दुश्वार हो चुका था। यहाँ आनकर उसको महसूस होता कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं रही, उन किताबों की, लैंप की, मेज और कुर्सी की, तंबाकू के डब्बे की, किसी भी शय की नहीं। यहाँ पर वो अपने हकीकी नंगे वजूद में आ जाता और अपने आसपास की हर शय के साथ पुराने सादादिल दोस्तों की तरह मिलता, जिनके साथ आप मुकम्मल बेनियाज और बेजार तौर पर रह सकते हैं।
یہ چھوٹا سا کمرہ اس کے لیے ہر قسم کی آزادی کی، ہر چیز کے خاتمے کی ایک نئی علامت بن چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر سے باہر وہ ہمیشہ کسی نہ کسی سہارے کی تلاش میں رہتا، مگر چونکہ وہ ایک بوڑھے ہوتے ہوئے اکتائے ہوئے آدمی کی طرح روحانی طور پر منکسر لیکن ذہنی طور پر پرتکبر تھا، اس لیے بہت کم لوگوں سے مروب ہوتا، اور جو لوگ اسے مروب کرتے ایک حاسدانہ جذبے کے زیر اثر وہ شاذ و نادر ہی ان کے قریب ہو سکتا۔ ان دنوں اس تنہا صورت انسان پر ابتلا کا یہ دور آیا تھا۔ صرف پارلیمنٹری سیکرٹری انیس الرحمان ایک ایسا شخص تھا دفتر بھر میں جس کے ساتھ نعیم کو دلچسپی تھی۔ وہ عمر میں نعیم سے چند برس بڑا، چھوٹے قد کا تنومند آدمی تھا۔ اس کے گال اگر اتنے پھولے ہوئے، گردن اتنی موٹی اور بال ماتھے پر بہت نیچے تک اگے ہوئے نہ ہوتے تو خوبصورت کہلایا جا سکتا تھا۔ 50 برس کے لگ بھگ ہونے کے باوجود اس کے بال بے حد سیاہ اور کھردرے تھے، اور تیز ذہین آنکھیں گوشت کی فراوانی کی وجہ سے اندر کو دھسی ہوئی تھی، جن پر وہ سنہرے فریم کا نازک سا چشمہ لگائے رکھتا تھا۔ وہ جنگلی بھینسے کی سی پھرتی اور قوت کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، اور جب جوش میں ہوتا تو اس کے بازوؤں اور گردن کے بال کھڑے ہو جایا کرتے۔ کسی نے اسے کبھی سست یا بیکار بیٹھے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ دفتر کا کام وہ پلک جھپکنے میں ختم کر لیتا اور پھر اپنے دوستوں کو خط لکھتا یا فون پر اپنی بیوی سے باتیں کرتا رہتا۔ جب کوئی کام نہ ہوتا تو اٹھ کر دفتر میں چکر لگانے لگتا اور ہر ایک سے ایک ساتھ باتیں کرتا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اس کو کسی شخص سے دلچسپی نہ تھی۔ وہ کسی کی خیریت دریافت کرتا یا کسی سے ہمدردی کی باتیں کرتا تو محض اپنے آپ کو مصروف رکھنے یا فالتو قوت کو صرف کرنے کی خاطر کرتا۔ ضروری نہیں کہ یہ بات صحیح ہو، لیکن کوئی ایسی بات ضرور تھی جس سے دوسروں کو ایسا خیال ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے اس سے ڈرتے ضرور تھے، شاید حاسدانہ عزت بھی کرتے تھے، پر محبت نہ کر سکتے تھے۔ اس کا سب کو علم تھا۔ اس کے باوجود نمایاں طور پر کوشش کیے بغیر وہ شخص جس حلقے میں گھومتا، جس محفل میں موجود ہوتا، سب پر غلبہ کیے رہتا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے پاس ہر بات کا، ہر واقعے کا نہایت دانشمندانہ اور صحیح جواب موجود تھا۔ اس کے انداز کے غیر شخصی پن کے باوجود ایک عجیب طرح کی گرمی اور مٹھاس تھی جو لوگوں کو اس سے ڈرنے، اس کی عزت کرنے اور اس سے مروب ہونے پر مجبور کرتی تھی۔ جب وہ باتیں کر رہا ہوتا تو اس کی تیز آنکھوں اور ہاتھوں کی جنبش سے ایک سحر سا پیدا ہو جاتا جو وقتی طور پر بہت طاقتور ہوتا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جن کے جانے کے بعد دیر تک آپ ان کے متعلق سوچتے رہتے ہیں، مگر وہ جتنا عرصہ موجود رہتا آپ اس کے سحر میں مبتلا رہتے تھے اور اس کے مقابلے میں اپنی کمتر حیثیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ دو ایک بار نعیم اس کے گھر پر بھی گیا، جہاں اس کی بیوی اس کی پہلی بیویوں کے 2 بچوں کی نگہداشت کرتی تھی۔ بلقیس بمشکل 25 برس کی صحت مند اور خوش مزاج لڑکی تھی، اور اس کی تیسری بیوی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی نعیم کو علم ہو گیا کہ وہ معمولی پڑھی لکھی خوش شکل لڑکی عمر کے تفاوت کے باوجود اپنے خاوند سے مکمل طور پر خوش تھی اور بہت سلیقے سے گھر اور بچوں کو صاف ستھرا رکھتی تھی۔ زندگی کی طرف اس کا ایک صحت مند عامیانہ رویہ تھا۔ وہ بہرحال ایسی عورت نہ تھی جس سے نعیم متاثر ہو سکتا، چنانچہ اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ بلقیس نے بھی اس سفید بالوں والے اد گنجے اور چھڑی کے سہارے لنگڑا کر چلتے ہوئے غیر دلچسپ آدمی کو کوئی زیادہ اہمیت نہ دی۔ شروع جاڑوں کے دن تھے جب نعیم انیس الرحمان اور اس کے گھر والوں کے ساتھ مچھلی کے شکار کو گیا۔ انیس الرحمان باقاعدگی کے ساتھ ہر دوسرے ہفتے بیوی بچوں کو لے کر شہر سے 20 میل دور مچھلی کے شکار کو جاتا، جہاں دریا کے کنارے اس کی ایک مختصر سی کوٹھی اور ایک موٹر بوٹ تھی۔ آموں کے باغ میں گھری ہوئی وہ چھوٹی سی مغربی وضع کی کوٹھی ٹھنڈی اور پرسکون تھی۔ یہاں پہنچ کر نعیم کے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ بے نام سی کسک جو کھوئے ہوئے سکون کی نشاندہی کرتی ہے اور جس کے مٹے ہوئے نقوش کبھی کبھار دل پر ابھر کر انسانی تلاش کی علامت بن جاتے ہیں۔ اس کا گاؤں اور بڑے بڑے گھنے پیڑوں والا باغ اور نمدار سیاہ زمین جس کی ٹھنڈک میں متلاشی آنکھوں اور تھکے ہوئے دلوں کے سارے جذبے پھلتے پھولتے اور پرورش پاتے ہیں، جیسے پھول اور پودے اور سرسبز گھاس، اور جہاں پر ہر انتظار اور ہر تلاش ختم ہو جاتی ہے۔ ہفتے کی شام کو جب وہ وہاں پہنچے تو کھانا کھانے سے پیشتر انیس الرحمان نعیم کو کوٹھی دکھانے کی غرض سے باہر لے گیا۔ آموں کے پیڑوں کے علاوہ وہ گھاس کے ایک خطے میں جو بیٹھنے کے لیے مخصوص تھا سرف کے درخت کھڑے تھے۔ بیچ بیچ میں ایک آدھ یوکلپٹس کا درخت بھی نظر آ جاتا تھا۔
छोटी छोटी रविशें निहायत सीधी और साफ थीं और कहीं कहीं गमले रखे हुए थे। पिछवाड़े की तरफ ऊंचा सा खजूर का दरख्त अकेला खड़ा था, जिसके नीचे कोठी के रखवाले का घर था। दरख्त के साथ अनीसुर रहमान का घोड़ा बंधा था, जो उन्हें देखकर हिनहिनाया। नईम ने पसंदीदगी से असीलुन नस्ल जानवर की पीठ पर हाथ फेरा और उसकी तारीफ की। वापस आते हुए वो खोए हुए लहजे में बोला, मुझे यकीन था यहाँ आकर मुझे खुशी होगी, इसीलिए उसने चौंक कर अनीस की तरफ देखा, फिर हाथ उठाकर हथेली पर देखते हुए आहिस्ता से कहा, अकेला ही आया। अनीसुर रहमान अपनी तंदही के अंदाज में हंसा, जिससे उसकी नाजुक सुनहरी ऐनक नाक से ऊपर उठ गई। यहाँ आकर मुझे सुकून मिलता है। मैं जब पहली बार सर लॉरेंस के साथ यहाँ आया तो उसी रोज मैंने फैसला कर लिया कि एक न एक रोज मैं इस जगह को जरूर खरीदूंगा। मुझे इल्म था कि तुम यहाँ आकर खुश होगे। तुम शहर के बासी नहीं हो, मैं जानता हूँ। हाँ, नईम ने कहा। सुबह सवेरे वो और उसका मेजबान मछली के शिकार का सामान उठाकर दरिया की समत रवाना हुए। खिज़ां का मौसम था और सुबह की हवा में शीशम के दरख्तों के खुश्क पत्ते खड़खड़ा कर गिर रहे थे। रास्ते में उन्हें साथ वाले गांवों के कुछ लोग सुबह की सैर और रफे हाजत के लिए जाते हुए मिले। आगे चंद झोपड़ियां आईं, जिनमें कहज़दा बंगाली कुंबे, जो रोटी की तलाश में वतन से हिजरत कर आए थे, पनाह गजीन थे। इक्का दुक्का किसान बैलों की जोड़ियां लिए हल चलाने के वास्ते जा रहे थे। दोनों शिकारी मुकर्ररा जगह पर पहुंचकर रुक गए। उस जगह शीशम के दरख्तों का बहुत बड़ा झुंड था और नीचे दरिया के किनारे के पत्थर जर्द और किरमिजी रंग के पत्तों से ढके हुए थे। उन्होंने शानों पर से थैले उतार कर नीचे रखे और डोरियां और छड़ियां तैयार करने लगे। मछली का शिकार तुम्हारे लिए बहुत मौजू है, अनीसुर रहमान ने कहा और उसको उस जगह की खुसूसियत बताने लगा। उसने बताया कि उस जगह पर दरख्त इस तौर से उगे थे कि सारा दिन उन पर धूप न पड़ सकती थी और किनारे के मखसूस कटाव की वजह से उस जगह दरिया एक छोटे से तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया था, जिसमें मछलियां कसरत से मिलती थी। फिर जब उन्होंने छड़ियां और डोरियां तैयार कर ली तो वो देर तक नईम को डोरी फेंकने और खींचने का सही तरीका समझाता और मश्क कराता रहा। जब सूरज एक नेजे पर आ गया तो वो अपनी अपनी डोरियां फेंक कर सुकून से बैठ चुके थे और अनीस नईम को एक फालतू कुंडी पर केकड़ा फंसाकर सही बेट लगाने का तरीका बता रहा था। जब ये मौजू भी खत्म हो गया तो वो नीची आवाज में, जो कि मछलियों तक ना पहुंच सकती थी, उसे उस दरिया में पाई जाने वाली मुख्तलिफ अकसाम की मछलियों की बाबत बताने लगा। अब दरिया की सतह पर धूप उनके करीब आ रही थी। कभी कभी कोई चमकीली मछली हवा में छोटी सी छलांग लगाकर गायब हो जाती। दरियाई हवा के जोर से शीशम के पत्ते उनके सरों पर और आसपास सारी जगहों पर गिर रहे थे और शोर मचा रहे थे। उसके साथ मिला हुआ दरिया के बहने का और आबी परिंदों का शोर था। दोनों मर्दों की डोरियों के नाड़ पानी की सतह पर डोल रहे थे। कभी कभी कोई छोटी सी शरारती मछली रास्ता गुजरती हुई कुंडी पर मुंह मार जाती। बड़ी मछली अभी तक कोई न लगी थी। नईम ने पाइप होठों से जुदा किया और सतह आप पर से नजर उठाकर पहली बार बात की। तुमने उन्हें देखा? वहां? उसने सर से पीछे की तरफ इशारा किया। अनीस ने गौर से उसे देखा और कंधे उचकाकर बोला, ओह बंगाल, तुम्हें पता है बंगाल? नईम फिर सतह आप पर देख रहा था। अनीस एड़ियां उठाकर अपनी बीवी बच्चों की राह देखने लगा, जो अभी तक नहीं पहुंचे थे। फिर वो नईम को दूसरी डोरी का ख्याल रखने के लिए कहकर किनारे किनारे चलता हुआ दूर तक चला गया। जब वो वापस आया तो नईम उसी तरह बैठा था और एक कौवा केकड़ों के डब्बे में चोंच मार रहा था। अनीस को अपने करीब खड़ा पाकर नजर उठाए बगैर वो बोला, अनीस, मुसीबतें क्यों नाजिल होती हैं? अनीस उदासी से मुस्कुराकर खामोश रहा। इंसानों पर जुल्म क्यों होते हैं? नईम तेजी से बोल उठा। इंसाफ क्यों नहीं होता? इंसाफ किधर गया? चंद लम्हे तक एक दूसरे की तरफ देखने के बाद दोनों ने एक साथ नजरें फेर ली। नईम का नाड़ गायब हो चुका था। उसने डोरी खींचकर मछली को बाहर निकाला। ये 1 फुट लंबी पतली सी राख के रंग की मछली थी। नईम को एक हाथ की मदद से कुंडी से मछली छुड़ाने की कोशिश करते हुए देखकर अनीसुर रहमान ने डोरी उसके हाथ से ले ली और आहिस्ता से मछली को अलग कर दिया। फिर कुंडी पर नया केकड़ा लगाकर उसे पानी में फेंकते हुए वो लाताल्लुक अंदाज में बंगाल के कहत की बातें करने लगा। नईम ने हाथ उठाकर उसे खामोश किया। मुसीबतें क्यों नाजिल होती हैं? उसने जिद्दी लहजे में कहा। एक लम्हा रुकने के बाद अनीसुर रहमान तेजी से, इन्हिमाक से, जज्बे से बोलने लगा। मैं भी इसी तरह सोचता हूँ।
اسی طرح ایک وقت تھا جب میرا خیال تھا کہ مصیبتیں برے آدمیوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں اور ایک سادہ سے اصول کے مطابق گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، مگر اصول کیا چیز ہے؟ مجھے پتا چلا کہ وہ عقل مندی کی باتیں جو میں نے لڑکپن اور جوانی میں سیکھی، وہ سارے زرعی اقوال کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ہمیں بندھے ٹکے اصولوں کے مطابق ہی زندگی بسر کرنا ہے تو پھر خدا بیچ میں کہاں آتا ہے؟ پھر اس میں وہ کہاں آتا ہے؟ وہ رکا، نعیم تم وہاں نہیں تھے، تم نے صرف ان کو دیکھا ہے جو زندہ ہیں، ان کو نہیں دیکھا جو مر رہے ہیں۔ میں ابھی وہاں سے لوٹا ہوں، تمہیں پتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جوان اور بوڑھے اور بچے، چھوٹے اور بڑے بھیک مانگ رہے ہیں، اچھے اور برے سب بھکاری ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی خوراک کے لیے زندہ ہے، خوراک کے لیے مر رہا ہے، مٹھی بھر چاولوں کے لیے یا چاولوں کے پانی کے لیے۔ وہ اتنے سے چاولوں کے باعث مر رہے ہیں یا امیر ہو رہے ہیں۔ یہ وہ وقت آیا ہے جب شدید انسانی کیفیات زندگی میں داخل ہو کر عام حالات کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو بھیک مانگو گے، اگر کچھ ہے تو اسے بیچ کر امیر بن جاؤ گے۔ زندگی بہرحال تھوڑے سے اناج پر منحصر ہو کر رہ گئی ہے۔ اب یہاں سے ایک سادہ سا اصول بنا لینا نہایت آسان ہے کہ زندگی مختلف اور متضاد حالات کے پیش نظر بے حد عزیز اور بامانی اور پھر بے حد سستی اور بے معنی ہو سکتی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلاح، آپ نے اصول بنا لیا اور مطمئن ہو گئے، پر میں نہیں۔ میں پوچھتا ہوں انصاف کہاں گیا؟ انصاف جو ہم نے صدیوں کے الٹ پھیر سے سیکھا ہے، جنگوں اور وباؤں اور قحطوں اور زلزلوں اور دوسری آسمانی بلاؤں کے بعد سیکھا ہے۔ کیا آپ اس سے کوئی خاص اصول وضع کر سکتے ہیں؟ کوئی ضابطہ، کوئی پیٹرن، یا گزشتہ زمانوں سے حاصل کیے ہوئے تمام انسانی علم، تمام انسانی دکھ کا کوئی پیٹرن؟ ہمیں آج اس بات کا علم ہے کہ یہ لمبی چوڑی اور انتہائی متضاد اور منتشر آفتیں تھیں جو ہم پر اور ہمارے آباء و اجداد پر نازل ہوئیں۔ ہم نے ان سے سوائے زرعی اقوال کے کیا حاصل کیا ہے؟ سنہری اصول۔ وہ طنز سے ہنسا، جو انسانی مشاہدے کی ایک بے حد سطحی کاوش ہیں، کسی چیز سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، دودھ کے گلاسوں سے یا ٹوٹی پھوٹی موٹر گاڑیوں سے یا آدمی اور بھینس کی باہم لڑائی سے بھی۔ مثلاً یہ کہ اے انسانوں، بھینسوں سے مت لڑو۔ دوسرے لفظوں میں سنہری اصول انتہائی متضاد واقعات سے بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں، لیکن کیا ہم تضاد سے انصاف حاصل کر سکتے ہیں، یا انصاف کی کوئی صورت ہی؟ جبکہ اصول جو کہ ایک سطحی اور بے بس مشاہدے کا نتیجہ ہیں، متضاد اور منتشر ہونے کے باوجود ایک ہی عنوان کے تحت ترتیب دیے جا سکتے ہیں۔ انصاف کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا، اس کا اثر براہ راست اور گہرا ہے۔ اصول ایک بے بسی کا علم ہے جن کا ہماری زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں، ایک کتاب کی طرح آپ کے اختیار میں ہے کہ پڑھ کر اسے مستفید ہوں، یا اسے اٹھا کر شروع سے آخر تک پڑھیں اور بھول جائیں، یا پھر اسے ہاتھ تک نہ لگائیں اور میز پر محض گرد کے نیچے دبنے اور گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیں۔ انصاف کے ساتھ بھی آپ ایسا برتاؤ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ میرے یا آپ کے انتخاب کی بات نہیں ہے، یہ میری یا آپ کی مرضی پر منحصر نہیں ہے۔ انصاف دوسری آسمانی آفتوں کی طرح ہم پر عائد کیا جاتا ہے اور ہمارا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ تمام انسانی تاریخ، تمام انسانی دکھ پر حاوی ہے۔ پھر کیوں؟ میں پوچھتا ہوں کیوں؟ جبکہ آسمانی انصاف کا کوئی پیٹرن نہیں ہے تو کیوں ہم انسانوں کے انصاف کی تائید کریں؟ جنگوں اور قحطوں اور وباؤں میں انصاف کہاں تھا؟ ہم کیسے انسانوں کی زندگیوں پر حکومت کرنے کے لیے اصول وضع کر سکتے ہیں جبکہ انسانوں کے مقدر کے لیے کوئی اصول نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ چند بے روح، مردہ دل، یاسیت پرست اور بیمار پڑھے لکھے لوگوں کا ایک گروہ دوسرے انسانوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائے جبکہ وہ خود اپنے مستقبل اور اپنے انجام کے متعلق بے خبر اور بے بس ہیں، اور ان قوتوں کے متعلق کچھ نہیں جانتے جن کے ہاتھ میں ان کا خاتمہ ہے؟ تم نے ان لوگوں کی بے بسی دیکھی ہے جب وہ جنگ یا قحط کے دوران اپنے قانون چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک شخص کو بھی مرنے سے، ختم ہونے سے نہیں بچا سکتے، مگر اپنی بدنما شان و شوکت کے ساتھ چہروں پر مصنوعی سکون طاری کیے کاغذوں اور دفتروں کی میزوں کے ساتھ اپنا پیشہ جاری رکھتے ہیں۔ جب وہ معصوم انسانوں کو موت سے نہیں بچا سکتے تو اپنے قلم، کاغذ اور دفتر کے فرنیچر کو بچانے کی جان توڑ کوشش کرنے لگتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ نالائق ہیں؟ نہیں، اس سارے وقت میں انہیں مستقل اپنے کام کی بے اثر اور نفرت انگیز نوعیت کا علم رہتا ہے۔ وہ نالائق نہیں ہے، نااہل ہیں، صاف صاف نااہل۔ وہ چشمہ اتار کر شیشے صاف کرنے لگا۔ بلقیس اس دوران میں اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔
انیس अजीब सी सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। उसे इस तरह अपनी तरफ तकते हुए पाकर वो खामोशी से मुड़कर उस तरफ को चली गई जिधर उसके दोनों बच्चे पायाब पानी में खड़े मलमल का दुपट्टा डिबो डिबो कर मछलियां पकड़ रहे थे। जब दोबारा चश्मा चढ़ाकर वो बोला तो उसकी आवाज गहरी और उदास थी। या शायद नाअहल भी नहीं है, सिर्फ अहमक है, अहमक। क्योंकि फिर मैंने उन्हीं आदमियों को मज़ाक़खेज़ तौर पर मरते हुए देखा, वबाओं में, और वो अपने इंसाफ के कवानीन यहीं पर छोड़कर बेकस लोगों की तरह मर गए, उस कुव्वत के ज़ेरे असर जो उनके इंसाफ के कवानीन की कोई परवाह नहीं करती। उसका अपना इंसाफ है। ये वही बेमानी मौत थी जो हर किसी को आती है, वही बेकसी की मौत जो कुत्ते को आती है। कवानीन 2 बार मरते हैं। बेहतर मौत उनके लिए वो है जब वो गलत साबित होते हैं और बदल दिए जाते हैं, हर जमाने में। और बदतर मौत उनके लिए वो होती है जबकि अभी वो लागू भी नहीं होते और उनकी नफी की जाती है, जलजलों, वबाओं, जंगों की मदद से। जब आफतें नाजिल होकर मुकम्मल तौर पर उनकी नफी करती और तमाम इंसानी जिंदगी को अबदी तौर पर बेमानी साबित करती हैं। वबा के बाद अगर एक शहर में 100 या 200 आदमी बच जाते हैं तो क्या तुम समझते हो कि ये जिंदगी की निशानी है? ये मौत है। एक इंसान की मौत सबकी मौत है, क्योंकि जिंदगी यकसा है और मौत बहरहाल मौजूद है। तुम्हारी या मेरे बच्चों की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं तुम्हें कत्ल करता हूं तो फांसी पर चढ़ूंगा, नहीं करता तो कहत में मरूंगा या जंग में या किसी गली या अस्पताल में ही मर जाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है? नईम ने बेखुद होकर नफी में सर हिलाया। अनीसुर रहमान की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई और वो नईम की तरफ झुककर बोला, यही तो मैं पूछता हूँ, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो इंसाफ कहाँ गया? यही तो मैं पूछता हूँ। तुमने इंसाफ के मुतालिक पूछा था ना? यही तो मैं भी पूछता हूँ, यही तो। वो शोर सुनकर रुक गया। बिल्किस और बच्चों ने, जो घुटनों घुटनों पानी में खड़े थे, कपड़े की मदद से खासी बड़ी मछली पकड़ ली थी। बिल्किस पूंछ की तरफ से तड़पती हुई मछली को पकड़े खड़ी थी और बच्चे तालियां बजा रहे थे। उसने जब दोनों मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे देखा तो बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसी और मछली उन्हें दिखाकर तालियां बजाने लगी। अनीसुर रहमान उठा और नईम को अपने साथ आने का इशारा करके कश्ती की तरफ चल पड़ा। अभी वो थोड़ी दूर ही गए होंगे कि अनीस की डोरी के साथ मछली लगी, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। बिल्किस कमर पर हाथ रखे गुस्से से उन्हें जाते हुए देख रही थी। कश्ती में बैठकर अनीस ने इंजन चलाया और रुख बहाव की मुखालिफ समत का कर लिया। इंजन की आवाज से दरिया में बैठे हुए पतली पतली टांगों वाले हल्के हल्के सफेद परिंदे मछलियों का नाश्ता छोड़कर उड़े और आबी आवाजों में शोर मचाने लगे। पानी बारिशों की वजह से गदला हो रहा था और उस पर धूप फैल चुकी थी। सतह आब को काटते और छींटे उड़ाते हुए वो तेजी के साथ चंद दूसरी कश्तियों के करीब से गुजरे, जिनमें सियाह बदन मछेरे खड़े खामोशी से जाल फेंक रहे थे। दूर से कश्ती के इंजन की आवाज सुनकर उन्होंने खफगी से सर उठाया, लेकिन जब वो करीब से गुजरे तो अनीसुर रहमान को पहचान कर झुककर सलाम करने लगे, जिसे उसने ना देखा। सिर्फ नईम ने हाथ उठाकर जवाब दिया। उनकी मछलियां भाग गई थी, मगर वो मरूब हो चुके थे। सालहा साल की उफ्ताद ने उसी सूरत में उन्हें जिंदा रहने के अहल बना दिया था। चंद मील ऊपर जाकर उसने इंजन बंद कर दिया और कश्ती को धारे के साथ बहने के लिए छोड़ दिया। फिर वो उठकर नईम के करीब आ बैठा। दरअसल वो कहीं भी नहीं है, वो सिर्फ हमारे यहाँ पर है। उसने चारों उंगलियों से अपने सर को ठोका। यहाँ, और यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। हालांकि यहाँ अक्ल को होना चाहिए। नईम हैरत और अफसुर्दगी से उसे देखता रहा। जानते हो हमने खुदा को क्यों इजाद किया है? अपने आराम की खातिर, क्योंकि हम सोचना नहीं चाहते, और सच्चाई की तलाश में सोचना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। फसल काटने और बच्चा जनने से भी ज्यादा मुश्किल। हम सहल पसंद हैं क्योंकि हम इसी तरह पैदा हुए हैं। इसका नतीजा जानते हो क्या है? हम अहमक हैं। अहमक। दुनिया भर की किताबें पढ़कर तुम समझते हो कि आलिम बन गए हो। ठीक है कि तुमने अफलातून के बराबर इल्म हासिल किया और जाहिल नहीं रहे, लेकिन क्या ये काफी है? दुनिया के ज्यादातर आलिमों ने किताबें पढ़ते और लिखते हुए जिंदगियां गुजारी। उनमें और उस तोते में जो मियाँ मिट्ठू कहकर जिंदगी बसर करता है कोई फर्क नहीं, क्योंकि आम तोतों में वो भी आलिम तोता होता है। मुझे तोतों के मुतालिक ज्यादा इल्म नहीं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि कुछ लोग आएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो उन सब लोगों का बेजारी और हिकारत के साथ जिक्र करेंगे और अपने जमाने के लोगों को महज सोचने की तलकीन करेंगे, महज समझने की। तुम कुछ भी नहीं समझ सकते, इसलिए कि तुम आलिम हो, कि तुम जाहिल नहीं हो,
کہ तुम अहमक हो। हम में से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी ही है, तुम भी और मैं भी। वो उठकर इंजन के पास गया और झुककर उसे स्टार्ट करने लगा, फिर गियर में डाले बगैर उसे चलता रहने दिया। एक आबी परिंदा पत्थर की तरह पानी की सतह पर गिरा और मछली दबोच कर इस तरह भागा जैसे कि कोई उसके पीछे लगा हुआ हो। इसकी आवाज सुन रहे हो? अनीस ने इंजन की तरफ इशारा करके कहा। क्या तुम्हें किसी और शख्स की जरूरत है जो आकर यह बताए कि इंजन चल रहा है? या इस कश्ती के पेंदे में छेद हो जाए और पानी अंदर आने लगे तो क्या तुम बैठकर इंतजार करते रहोगे कि कोई दूसरा तुम्हें आकर बताए कि तुम डूब रहे हो? वो रुका। नहीं। ठीक, तो फिर इसकी जरूरत क्या है? इसने जो मदरसा जारी किया है, मजहब, उससे क्या हासिल? दुनिया के तमाम मजहब मोहब्बत का प्रचार करते हैं, पर होता क्या है? जो ही आप एक मजहब को अपना लेते हैं, आपके दिल में नफरत का, तासुब का बीज बोया जाता है, दूसरे मजहब के खिलाफ, दूसरे तमाम मजाहिब के खिलाफ, उन तमाम अनगिनत फिरकों के खिलाफ जिनमें आप शामिल नहीं हैं। मोहब्बत के तमाम प्रचार के बावजूद उस वक्त खुद ब खुद हमारी अक्ल सुल्ब हो जाती है और हम दुनिया के सबसे मुतमईन इंसान बन जाते हैं। तुम्हें पता है जिंदगी का सबसे तस्कीन बख्श जज्बा कौन सा है? हिमाकत का। अहमक बनकर जिंदगी की बुनियादी जरूरत के मुतालिक सोचना छोड़कर हम इतनी तस्कीन हासिल करते हैं जितनी मालकुनस राग सुनकर भी नहीं करते। मगर इत्मीनान कहाँ है? उसे कौन जानता है? ज़हन इंसानी के सबसे बड़े कर्ब आलूद सवाल का जवाब हम अपने बड़े बूढ़ों से हासिल कर लेते हैं। क्यों? महज इसलिए कि वो हम सबसे ज्यादा उम्र रसीदा हैं। हाँ, महज इसलिए हम बड़े बूढ़ों को अपना रहनुमा बना लेते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। महज इसलिए कि वो बड़े बूढ़े हैं, या इसलिए कि वो हमें अक्ल के इस्तेमाल से निजात दिलाते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो क्या हैं। वो हमसे बड़े अहमक हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर हिमाकत की है और इसका इल्म रखते हैं और इसे मानने पर तैयार नहीं है, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं और बुढ़ापा हमें मायूस कर देता है और मायूस इंसान पुरतासुब और नादार होता है। मैंने मौत की आमद को महसूस किया है और मैं सच कहता हूँ नईम, अपने आप को मौत की तरफ पाबजौला बढ़ते हुए पाकर इंसान अपने आप को अजहद, अहमक और बुद्धू महसूस करता है, क्योंकि मौत उसकी शिकस्त है और इससे पेशतर वो अपने आप को हक बजानिब साबित करने की जान तोड़ कोशिश करता है। वो जानता है लेकिन तस्लीम नहीं करता, वो कभी तस्लीम नहीं करता। उसने मायूसी से सर हिलाया। क्या सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं है? नहीं, इस गिरोह बंदी के बगैर सिर्फ मोहब्बत, जो एक आफाकी जज्बा है, क्या हमारी रूह को इसके अलावा किसी और शय की भी जरूरत है? हम जो सैकड़ों बरसों से एक दूसरे के मजहब को कोसते आए हैं, एक दूसरे के खुदाओं को नालायक कहते आए हैं और इसी सांस में मोहब्बत का प्रचार करते रहे हैं, क्या यह हमारी कम अक्ली है? नहीं, हम सब जानते हैं यह हमारी वो मायूसी है जो इंसान को जिद्दी और कजबहस बना देती है। हम कभी तस्लीम नहीं करते। हम में से हर एक कहतों और वबाओं में अदालत लगाने वाले उन जजों की तरह है जो जानते हैं कि वो बूढ़े और नाकारा और बेअसर हो चुके हैं, लेकिन अपनी गलतियों के साथ चिमटे रहते हैं, क्योंकि हमने एक जिंदगी गुजारी है और उसका कोई जवाब पेश नहीं कर सकते, और जब उसे उसी तरह अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं तो हमारी आखिरी शिकस्त में भी तस्कीन की अच्छी खासी सूरत निकल आती है। वो फिर खामोशी से जाल फेंकते हुए मल्लाहों के करीब से गुजर रहे थे। चंद लम्हे तक रुकने के बाद अनीसुर रहमान ने फिर अपने मखसूस अंदाज में तेजी और जोश के साथ बोलना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है जब से मुनज़्ज़म मजहब की बुनियाद पड़ी है, उसे कितनी बार नाजायज तौर पर इस्तेमाल किया गया है। मजहब हमारी अक्ल के रास्ते से दिल तक पहुंचता है और वहां अपना कब्जा जमा लेता है। उसे कितनी आसानी के साथ भड़काया जा सकता है। आज तक कितनी जंगें मजहब के नाम पर हुई हैं, कितने कहत पड़े हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि मजहब हमें मोहब्बत करना सिखाता है? वो नईम की तरफ झुका। एक शय है अक्ल सलीम, क्या उसे भी भड़काया जा सकता है? क्या हम ऐसी सोसाइटी नहीं बना सकते जिसकी बुनियाद अक्ल सलीम पर रखी गई हो, जिसमें हम अपने हर अच्छे बुरे फेल के लिए सोचें और फैसला करें और उसके जिम्मेदार हों? अच्छाई और बुराई, गलत और सही का एक आलमी मेयार है जो इंसानी अक्ल के मुताबिक एक सा है। एक फेल, एक कदम, एक बात अगर अच्छी है तो वो मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब में हर जगह अच्छी और दुरुस्त है, क्योंकि अक्ल सलीम ने उसका फैसला किया है। और अक्ल सलीम हम सब में एक सी है। जरूरतमंद की मदद करना दुरुस्त है, मेरे लिए और तुम्हारे लिए और सबके लिए। तुम इससे इनकार कर सकते हो। मेरे मजहब में हमसाये से मोहब्बत करना दुरुस्त है, मेरे हमसाये के मजहब में ऐसा करना गलत है। लेकिन मेरी और तुम्हारी और मेरे हमसाये की अक्ल सलीम के मुताबिक ये दुरुस्त है और बिल्कुल दुरुस्त है। जब हर कोई अपने अपने लिए सोचेगा
तो दुरुस्त दुरुस्त होगा और गलत गलत। हम सब ये जानते हैं कि बागबानी करना दुरुस्त है और काहली और आराम तलबी नादुरुस्त। क्या सही फेल के लिए हमें किसी और शय की जरूरत है? क्या हम सब के लिए मीठा मीठा और कड़वा कड़वा नहीं है? है तो क्यों? इसलिए कि हमारी हिस्स पर कोई बंदिश नहीं है। जब हमारी अक्ल सही सालिम होगी और उसे काम में लाया जाएगा तो एक फेल की नौयत हम सब के लिए यकसा होगी, इसमें कोई तजाद ना होगा और इससे कभी नाजायज फायदा ना उठाया जा सकेगा। इस पर कोई जंग ना होगी। आज हमारी सोसाइटी में यही खला काफी है कि हम सोचने से माजूर है। जब हर कोई अपने लिए सोचेगा तो मजलिस भरपूर होगी, तब कोई हिमाकत बाकी ना रहेगी, कोई शिकस्त बाकी ना रहेगी। तब वो अल्फाज की तलाश से हार कर खामोश हो गया। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? नईम ने बगौर सुनते हुए सवाल किया। अनीसुर रहमान की आंखों में कदीम कुदरती जहानत की चमक औद कर आई। यही तो हमारी शिकस्त है अजीज दोस्त। बरसों बल्कि सदियों की नाकारा तरबियत ने हमारे अंदर नफो नुकसान का एक तबाह कुन एहसास पैदा कर दिया है। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि यह एहसास अनजाने तौर पर हमारे खुदा के साथ और कुदरत और किस्मत के साथ वाबस्ता है। मुझे तुमसे इस सवाल की तवक्को थी। मैं भी यही सवाल करता हूँ। मैं तुम में से ही हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। सुनो, सही फेल अपना फायदा आप है। सही इकदाम से हम माजी और मुस्तकबिल दोनों की कैद से आजाद हो जाते हैं और इस आजादी से हमें वो तमानियत मिलती है जो बड़े से बड़े फायदे से भी हासिल नहीं होती। और सबसे खुशगवार बात यह है कि हम इंसाफ की तवक्को से भी रिहाई पा लेते हैं। इंसाफ हमारे यहाँ पर है। उसने फिर 2 उंगलियों से सर को ठोका। और हमारा खुदा भी यहाँ पर है और सब कुछ यहीं पर है और यही कुछ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। सही फैसला, सही कदम, सिर्फ इसी फेल में हमारी निजात है। ये लम्हा जिसमें हम जिंदा हैं, इससे हम तस्कीन हासिल करते हैं और मुकम्मल आजादी से जिंदा रहते हैं। मुस्तकबिल, इंसाफ, फायदा, नुकसान, ये सब एक तवील इंतजार में शामिल हैं जो हम पे एक अजीम और लाहासिल खौफ तारी करके हमें अहमक और नाकारा बना देता है। जब कोई इंतजार नहीं रहता, कोई शिकस्त भी नहीं रहती, कोई भी। दोनों काफी देर तक गैर यकीनी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर अनीस ने इंजन को गियर में डाला और किनारे की तरफ रुख कर लिया। जब वो खामोशी से पत्थरों पर चलते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां से उठकर गए थे, तो दोनों बच्चे भागकर अनीस की टांगों से लिपट गए और बिल्किस जल्दी जल्दी उसे बताने लगी कि किस तरह उनके जाने के बाद दोनों कुंडियों को एक साथ मछलियां लग गई थी और नौकर को आवाज देते देते नईम की छड़ी को मछली खींच कर ले गई और वो सिर्फ अनीस की छड़ी को बचा सकी थी।